हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, पोर्टफोलियो का मीनिंग और उन दोनों का डिफरेंस आई थिंक कवर अप करवा दिया है। एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें करवा दी हैं, उन दोनों का मीनिंग और डिफरेंस। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है देख लो, आपको मीनिंग जस्ट क्लियर करना है। चाहे आप थोड़ा देख के मीनिंग क्लियर कर लो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है जी। तो अगर आपको मीनिंग पता होएगा तो आप आगे क्या टॉपिक अच्छे से समझ पाओगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है गाइज, और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। मैंने आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट साइज। इसको गाइज ध्यान से समझना, पूरा लॉजिक के डिपेंड करता है। अगर आप समझोगे तभी समझ आएगा। ठीक है, फर्स्ट है डिटर्मिनेंट मार्केट साइज। मार्केट साइज देखो, मार्केट साइज इज मेजर ऑन इन टर्म ऑफ जीडीपी। मार्केट साइज इज मेजर कैसे होता है? टर्म ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब देखो मीनिंग देखो पहले जीडीपी का। मीनिंग ऑफ जीडीपी, जीडीपी शो द इकोनॉमिकल लेवल ऑफ द कंपनी। जीडीपी क्या शो करता है? कंपनी का इकोनॉमिकल लेवल, कंपनी कहाँ पे स्टैंड करती है। इफ जीडीपी इज हाई, अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट हाई होएगा देन ग्रोथ रेट इज ऑल्सो हाई। ठीक है, अगर जीडीपी ज़्यादा है देन ग्रोथ भी ज़्यादा है। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट शो हाई सेल एंड हाई प्रॉफिट। अगर हाई मतलब ग्रोथ होएगी तो ऑब्वियस है हाई सेल हो रही है और हाई हमें प्रॉफिट गेन हो रहा है। ठीक है जी, देखो कंट्रीज हैविंग अ हाई जीडीपी हैव अ हाई लेवल ऑफ डिमांड। जिन कंट्रीज़ की जीडीपी हाई होती है, कंट्रीज़ की बात आ गई अब यहाँ पे, किसी भी कंट्री की अगर जीडीपी हाई होती है देन उसकी डिमांड लेवल हाई होएगी, क्योंकि हमने अभी अब ऊपर पढ़ा ना, हाई ग्रोथ हाई जीडीपी होएगी तो ग्रोथ रेट भी हाई होएगी। तो उस अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री की जीडीपी हाई है तो उसकी डिमांड भी लेवल भी ज़्यादा होएगा। ठीक है, इट्स शो ऑल दी ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये क्या शो करती है कि बिजनेस की कितनी ग्रोथ है या कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी, ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। द ग्रोथ इज शो द साइज ऑफ द कंपनी इन मार्केट। जो इसकी ग्रोथ होएगी वो इसका मार्केट में साइज डिसाइड करेगी। हमने पॉइंट क्या पढ़ रहे थे? मार्केट साइज, किसका मार्केट में साइज क्या है। अब आप इसको लिंक कर सकते हो, जीडीपी हाई है तो इसकी मतलब डिमांड रेट भी हाई है। डिमांड रेट हाई है तो इसकी मार्केट में पोजीशन भी कंपनी की हाई है। ग्रोथ इज शो, जो इसकी ग्रोथ होएगी वो इसका साइज डिसाइड करेगी मार्केट में कंपनी का। कंपनी की रेपो ही तो उसको बनाती है, उसके साइज को। अगर वो अच्छी है तो उसका साइज लार्ज हो जाता है उसकी रेपो के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं है कुछ भी तो छोटा हो जाता है। ठीक है, द गुड मार्केट साइज, अगर उसका गुड मार्केट साइज है तो अट्रैक्ट करेगी वो मैनी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर कंपनीज को फाइंड आउट करते हैं और वही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये नहीं है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो जिस कंपनी का मार्केट साइज बड़ा होएगा, मतलब जीडीपी हाई होएगा, उसी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे। और जीडीपी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। ठीक है जी, सेकंड है हमारा लोकेशनल एडवांटेज। लोकेशनल एडवांटेज क्या है जी? इसमें लोकेशन के अकॉर्डिंग ना इसमें हमें एडवांटेज होती है। जैसे देखो क्या लिख रखा है, ईच कंट्री हैव अ सेट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, दैट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। हर कंट्री के पास अपने अपने नेचुरल या ह्यूमन रिसोर्सेज है। जैसे इंडिया में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? यहाँ पे लेबर बहुत है ना, सस्ते में भी मिल जाती है लेबर काम करने के लिए और एक्सपेंसिव भी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर है, बाकी कंट्रीज की अपनी अपनी है। ठीक है, ईच कंट्री हैव अ सेट ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज दैट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। द ग्रेटेड एंड हायर नीड और द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज बाय अ फर्म। द ग्रेटेड ज़्यादा एंड हायर नीड और यूज ऑफ इन रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करती हैं फर्म्स। ठीक है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो यूज़ करती हैं
ठीक है, जैसे कह सकते हैं हम ह्यूमन ज़्यादा है या लेबर कॉस्ट कम है वहाँ पे, तो वो चीज़ें भी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि अब हम देखो जहाँ पे लोगों को काम की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, वैकेंसी है, तो उनको अब हम काम पे रख लेंगे, अगर कम पैसे भी देंगे तो वो काम तो कर ही लेंगे ना, ठीक है, काम कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं कि काम हो रहा है और पैसे कम लग रहे हैं, हमें चार्जेस उसी अकॉर्डिंग कम आएंगे। अगर ऑब्वियस है लेबर कॉस्ट ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, तो उस अकॉर्डिंग वो भी चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है। ठीक है जी, ग्रांटेड नीड और यूज दीज रिसोर्सेज बाय अ फर्म विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। ठीक है, लोअर नीड और यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज हैव मेड, अगर इन चीज़ों का लोअर इन रिसोर्सेज का कम यूज़ होता है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वेस्टर्स के ऊपर। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे, जैसे अब मतलब वर्कर्स एक्सपेंसिव हैं, जैसे पुराने वर्कर्स लगे हुए हैं वो एक्सपेंसिव लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस है उनके ऊपर हाई रेट चार्ज होएगा अब, ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अगर इनका नीड नहीं है उनको। देन नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर जो है वो अवेलेबल हो जाती है। देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड and unskilled human capital play a key role in attracting foreign investment। ये भी एक की रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे पास लेबर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, देखो दिस इज स्पेशली, देखो क्या लिख रखा है, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर इंडिया में दैट हैज़ अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स विच नीडिड अनस्किल्ड लेबर, विच अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स विच नीड अनस्किल्ड लेबर, जिनको अनस्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सस्ते में लेबर मिल जाती है यहाँ पे इंडिया में, ज़्यादातर यही है, इंडिया में लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है और सस्ते में मिल जाती है। तो स्पेशली देखो ये बोला भी हुआ है कि स्पेशली इंडिया में इसी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर, अनस्किल्ड लेबर आराम से मिल जाती है। मोर एंड मोर फर्म्स आर क्रिएटिंग देयर रिसर्च हब्स इन इंडिया। जहाँ कितनी सारी जो फर्म्स हैं उन्होंने अपनी जो रिसर्च की मतलब क्रिएटिंग या मतलब फैक्ट्रीज आप बोल सकते हो, उनको इंडिया में ही क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे उनको लेबर आसानी से मिल जाती है। ठीक है, जो उनके बताए जैसे जैसे वो बताएंगे, क्योंकि लेबर अनस्किल्ड है, उसको कुछ नहीं पता, उसको हम जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे ही काम करेगी। दैट्स वाई वो अनस्किल्ड लेबर को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता और वो कम पैसों में भी काम कर देते हैं। ठीक है जी, द नेक्स्ट है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड होता है व्यापार, तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कोई हम व्यापार करते हैं, ठीक है जी, ट्रेड मीने व्यापार और बैरियर्स मीने उसमें कोई रुकावट आना। ठीक है जी, ट्रेड बैरियर्स किसी व्यापार में रुकावट आना, जैसे किसी माल की डिलीवरी किया हमने तो उसमें कहीं जाके आगे रुकावट आ गई, तो उसमें उसको सॉल्व करने में काफ़ी एक्सपेंसेस हुए, तो हम वही रीड करेंगे, वही लिख रखा है। देखो, इट इज़ मेजर एज अ रेशो ऑफ ट्रेड टू GDP। इफ़ द ट्रेड रेशियो ऑफ कंपनी, व्यापार की जो रेशियो है कंपनी की, इज़ हाई देन इट अट्रैक्ट्स मैनी इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। ये चीज़ आपको कैसे समझ आएगी अगर आप ये पढ़ेंगे। देखो, मीनिंग ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर का मतलब होता क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड द लिमिट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट एक लिमिट डिसाइड की होती है कि इतना माल इम्पोर्ट कर सकते हैं और इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रेड बैरियर मतलब उसमें इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने में कोई रुकावट, ट्रेड बैरियर कोई रुकावट आ रही है। ट्रेड बैरियर इंक्रीज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। अब जैसे कहाँ वहाँ से हमने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया है, ठीक है, फॉरेन से, तो उसमें कोई रुकावट आ गई, उसको सॉल्व करने में जो खर्चा हुआ उसकी वजह से उन गुड्स का प्राइस, अब हम उसी में खर्चा इंक्लूड करेंगे ना, तो वो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इफ़ ट्रेड बैरियर्स आर हाई इट डज नॉट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी ज़्यादा रुकावटें आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी चीज़, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ठीक है जी, तो वही है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर उनका मेजर एज अ रेशियो ट्रेड ऑफ GDP, इट इज़ मेजर एज अ, इसको कैसे मेजर करती हैं कि जो ट्रेड है की रेशो है GDP है, जैसे हमने फर्स्ट किया था पॉइंट मार्केट साइज, उसमें भी GDP था, वैसे ही इफ़ द ट्रेड रेशो ऑफ द कंपनी इज़ हाई, जो GDP अगर हाई है, देन इट अट्रैक्ट्स मैनी इन्वेस्टर्स, तो वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी अगर GDP हाई है।
ठीक है, बट ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो जितने ज़्यादा होंगे उतने कम इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी। देन नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर कवर्स सम ऑफ द basic facilities like power, energy, transportation, telecommunication, etc. The availability of the quality infrastructure tends to attract foreign investors. जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है ना, जो स्ट्रक्चर है उसकी फैसिलिटी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है देख लो, जैसे पावर, एनर्जी, कोई ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन के सोर्सेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्वालिटी में, वो भी क्वालिटी मतलब अच्छी तरह से, ये नहीं है थोड़ी देर के लिए हो रही है अवेलेबल, थोड़ी देर नहीं है, नहीं, क्वालिटी मतलब ऑल टाइम। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टेंड्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ, ठीक है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो, ठीक है जी, फैसिलिटीज़ हमें अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। देन नेक्स्ट है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है देखो, दी स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑल्सो अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। अगर हमारी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, उसमें स्टेबिलिटी है, स्टेबल है, बार बार चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर हम दूसरे दिन ही उसमें चेंजेस लाई जा रहे हैं, कल आज ये रणनीति अपना रहे थे, कल दूसरी अपना रहे हैं, परसों तीसरी, तो वो फॉरेन डायरेक्टर्स को इन्वेस्ट नहीं मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का एटीट्यूड। इसमें गवर्नमेंट के एटीट्यूड का बहुत बड़ा हाथ है। देखो जैसे द एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो अट्रैक्ट मैनी इन्वेस्टर। जैसे कई गवर्नमेंट्स होती हैं, अगर कोई फॉरेन का बंदा हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है ना, तो उनको इंसेंटिव, वेलकम इंसेंटिव देते हैं। मतलब जैसे पहली बार कोई कर रहा है तो उसको जैसे स्वागत करना बोल सकते हो आप, अगर कोई कहीं पे आता है तो करते हैं ना, तो वैसे ही कई बार होता है, कई गवर्नमेंट्स करती हैं। सम गवर्नमेंट्स गिव इंसेंटिव वेलकम एफडीआई। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है उसको इंसेंटिव वेलकम देती हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट्स भी थोड़ा सा कुछ करती हैं, मतलब उनका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कैसा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है जी? इसमें द एक्सचेंज रेट अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टिंग फर्म। जो एक्सचेंज रेट है ये भी अफेक्ट करता है परचेजिंग पावर को, जो इन्वेस्टिंग फर्म है उनकी, ठीक है। इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द होस्ट कंट्री डेप्रीजिएट, अगर एक्सचेंज रेट जो होस्ट कंट्री है उसका एक्सचेंज रेट डेप्रीजिएट मतलब कम हो रहा है, इट मीन्स दैट द परचेजिंग पावर ऑफ द इन्वेस्टिंग फर्म इज इनहैंस्ड एंड इट्स लोअर द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ऑफ द फर्म। और ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क होता है उसको भी कम करती है। देखो समझो ध्यान से, फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द होस्ट कंट्री, जो होस्ट कंट्री है, ठीक है, वो डेप्रीजिएट मतलब कम हो रहा है। इट मीन्स दैट द परचेजिंग पावर, जो उनकी परचेजिंग पावर थी इन्वेस्टिंग फर्म की, वो इनहैंस्ड एंड इट्स लोअर, और उनका जो रिस्क था फर्म्स का वो भी कम हो रहा है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है इन्फ्लेशन स्टोक। इन्फ्लेशन स्टोक क्या है? अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अनदर सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि दैट अफेक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि इफेक्ट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, इज द इन्फ्लेशन रेट इज द होस्ट कंट्री, कि जो होस्ट कंट्री है उसका इन्फ्लेशन रेट जो है वो अफेक्ट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। इन्फ्लेशन रेट हैज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद एफडीआई। इन्फ्लेशन रेट की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर ये बढ़ रहा है तो वो कम होएगा, अगर ये कम है तो ये बढ़ेगा, ठीक है जी। इन्फ्लेशन रेट अगर कम होएगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है जी। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, ये कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज़ हाई, अगर तो इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, देन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन द कंट्री राइज, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड पर असर डालेगी मार्केट में, क्योंकि प्रोडक्ट के प्राइस हाई हो गए, ठीक है ना, तो उसकी डिमांड तो कम होनी ही होनी है। तो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है, ऑपोजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो बढ़ता है तो वो कम हो जाता है, वो कम होता है तो वो बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट करनी, जैसे देखो द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इम्प्लाई द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू कवर इट्स इम्पोर्ट्स। जो अमाउंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का वो क्या इम्प्लाई करता है? इसकी एबिलिटी मतलब क्षमता
कितनी है कंट्री की उसको कवर अप करने की, इम्पोर्ट्स की, कितने इम्पोर्ट्स को कवर अप कर सकती है कंट्री, उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, इफ अ कंट्री हैज़ कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इट मीन्स दैट इज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पेमेंट। जैसे कहीं फॉरेन से मंगाया तो अब उनको पेमेंट तो माल की करनी है ना, सामान मंगवाया तो वही है। अगर कंट्री के पास कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इट मीन दैट इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पेमेंट, तो वो स्ट्रॉन्गली एक्सटर्नल पेमेंट्स कर सकती है। ठीक है जी। दिस इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर, इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है इन्वेस्टर का इन द कंट्री एंड हैज़ एन इफेक्ट ऑफ अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ये अट्रैक्ट भी करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है जी। देन नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स पॉलिसीज। टैक्स पॉलिसीज में क्या है जी, देखो टैक्सेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी अर्निंग ऑफ द इन्वेस्टर्स। टैक्सेस में क्या होता है, इनका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है जैसे अर्निंग पे इन्वेस्टर्स की। देखो लेवल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एज वेल एज द ड्यूटीज इज स्टडी बाय द इन्वेस्टर फर्म। जनरली स्पीकिंग अ कंट्री हैविंग लोअर टैक्स रेट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। जिन कंट्रीज में टैक्स का जो रेट है अगर वो कम होता है शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन FDI, वो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि अगर ऑब्वियस है कोई भी बंदा हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको अगर टैक्स का रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कम होएगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा एंड अट्रैक्ट ग्रेटर FDI। ठीक है जी। नेक्स्ट है कम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट। मार्केट में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ गया है। देखो कंट्रीज दैट हैव लेस कंपटीशन इन द मार्केट, जिन कंट्रीज में लेस कंपटीशन है मार्केट में इट गिव देम द एडवांटेज एंड द इजी टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द मार्केट एंड कैप्चर लार्ज मार्केट बेस। जिन कंट्रीज़ में कंपटीशन कम है अगर वहाँ हम अपनी फर्म क्रिएट करते हैं या तो हम काफ़ी सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वही बता रखा है, और काफ़ी सारी लार्ज मार्केट को हम अपने अंदर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ये हमारे आज के कुछ डिटर्मिनेंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको किसी भी वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टा पे बता देना। मैंने डिस्क्रिप्शन में ID प्रोवाइड की है, आपको इंस्टा का लिंक दिया है। ठीक है जी। और गाइस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, मेरे को पता चल जाए आपको वीडियो अच्छी लगी है। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।